तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं कि अब तक हमने इस चैप्टर में कौन कौन से इलिस्ट्रेशंस कवर कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है इलिस्ट्रेशन नंबर 1, 2 एंड 3 तो फर्स्ट क्लास में ही कवर कर लिए थे। ठीक है, ये थोड़े थ्योरेटिकली रिलेटेड थे, यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल था नहीं हमारा। उसके बाद हमने 10th इलिस्ट्रेशन किया था, देन 14th, 15th, 16th एंड 17th। ये जो इलिस्ट्रेशन थे 10, 14, 15 और 17, ये वाले जो इलिस्ट्रेशंस थे ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड थे। ठीक है, यहाँ पे हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीखा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमें आता ही था। ठीक है, तो उसका जो भी ट्रीटमेंट यहाँ पे होना था वहाँ पे वो भी हमने थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे सीखा, और बैंक अकाउंट वगैरह जो भी हमने बनाया वो सब आपको अब जो है समझ में आया होगा कि किस तरीके से बनाया जाएगा। अब अगर ये वाले इलिस्ट्रेशंस आपने प्रैक्टिस कर रखे हैं तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, मतलब ये बेस था थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा बेसिक बेसिक चीज़ें हम सीख रहे थे। अब धीरे धीरे करके आज वाली क्लास में भी कुछ इतना ज़्यादा नया तो नहीं आएगा, बट फिर भी हर क्लास में कुछ ना कुछ नया जुड़ता जाएगा, और मैं आपको नोटिंग्स भी करा के देता जाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करना, आप लोग साथ साथ रिवाइज जरूर करना। मतलब जैसे मैंने लास्ट क्लास में 3 इलिस्ट्रेशन कराए, तो अब मैं होमवर्क तो दे नहीं रहा, अभी तो मैं कुछ होमवर्क नहीं दे रहा, तो वो तीनों इलिस्ट्रेशंस दोबारा करने हैं आपको। ठीक है, वो तीनों इलिस्ट्रेशंस आपको दोबारा करने हैं। बात यहाँ पे समझने की है, बात यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की है, बात यहाँ पे क्वेश्चंस सॉल्व करने की नहीं है कि 60-60, 70-70 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। वो आना भी तो चाहिए ना हमें, वो समझ में भी तो आना चाहिए। तो समझ में वो तब आएगा जब हमने प्रैक्टिस की होगी उस चीज़ की। ठीक है, धीरे धीरे ग्रेजुअली जब भी हम किसी चीज़ को पहली बार पढ़ते हैं तो हमें उसको पढ़ने में टाइम लगता है, लगना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम उसको नया नया समझ रहे हैं अभी। धीरे धीरे करके फिर स्पीड हम अपनी बिल्डअप करेंगे। फर्स्ट स्टेप अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, समझना होना चाहिए, देन हम स्पीड पे काम करेंगे, बाद में जो है हम स्पीड पे भी काम करेंगे। ठीक है, तो अभी ये वाले सारे इलिस्ट्रेशंस हमारे हो चुके थे, आपको सामने मैंने लिख के दे दिए भाई। इलिस्ट्रेशन 1, 2, 3 हो गए थे, 10, 14, 15, 16 और 17 भी हमारा हो गया था। बाकी जो बीच में इलिस्ट्रेशंस छूटे हैं उनको छोड़ने का एक रीजन है, वो मैं बाद में कवर करवाऊंगा। मैं एक फ्लो के हिसाब से चल रहा हूं। पहले मैं आपको जो मैं इलिस्ट्रेशंस अभी करवा रहा हूं पहले यही हम कवर करेंगे, फिर वो जो बचे हुए इलिस्ट्रेशंस हैं जो बीच में मैंने छोड़ दिए हैं वो भी मैं ही करवा के दूंगा। तो मतलब उसकी आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ समझने पे ध्यान देना है कि आपको बातें समझ में आती है कि नहीं आती। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आपको पूछना है, आप कॉल कर सकते हैं। कॉल पे छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, डाउट्स होते हैं, वो कॉल पे भी आराम से सॉर्ट आउट हो जाते हैं। हाँ, कुछ बड़ा ही डाउट हो जाता है तो वो एक अलग बात है, वहाँ पे मैं आपको जो है मैंने आपको बोल रखा है कि आप घर पे भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब मर्जी मुझे कॉल कर देना भाई, मैं आपको जो है टाइम बता दूंगा, उस टाइम पे आप घर पे आ जाना। ठीक है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जब भी आपको डाउट होगा तो मैं अवेलेबल रहूँगा। ठीक है, अवेलेबल रहूँगा, प्रोवाइडेड आप लोग अच्छे से पढ़ें। ठीक है, आप रिवीजन अच्छे से करें। ठीक है, वो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है आज के टाइम में। अब भाई आज की क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। आज की क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं भाई, आज मैं आपको 3 इलिस्ट्रेशंस कराने वाला हूँ। ठीक है, इलिस्ट्रेशन नंबर 18, 19 और 20, ये 3 इलिस्ट्रेशन आज की क्लास में हमारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये 3 इलिस्ट्रेशंस हमारे कवर होंगे। स्टार्टिंग हम लोग करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 18 से, इलिस्ट्रेशन नंबर 18 से। अब एक चीज़ आपने नोट की होगी, मतलब क्या नोट किया होगा आपने, ये नोट किया होगा कि यार 3-3 इलिस्ट्रेशन हो रहे हैं क्लास में, और क्लास की जो ड्यूरेशन है वो 2-2 घंटे की हो रही है, और मैं बीच में कुछ ज़्यादा फालतू बातें भी नहीं करता। अभी जैसे मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ तो इतना ज़्यादा हमारा डिस्कशन भी नहीं होता। क्वेश्चन करते टाइम अगर मैं स्टार्ट कर दूंगा तो क्वेश्चन ही होगा उस टाइम पे। तो ठीक है, तो इसका मतलब ये 2 घंटे के आसपास का जो समय लग जाता है सिर्फ 2-3 क्वेश्चन कराने में। तो रीज़न क्या है कि भाई, रीज़न ये है कि मैं उस चीज़ को डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ, तो आपको भी उस चीज़ पे अच्छे से फोकस करना है, उस टाइम पे अच्छे से उसको समझना है। ठीक है ना, आपको भी उतना एफर्ट लगाना पड़ेगा। अगर मैं एफर्ट यहाँ लगा रहा हूँ, आपने नहीं लगाया, तो फिर वो बात जो है वो नहीं समझ में आएगी ढंग से। ठीक है, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर डाउट्स होंगे और अच्छे से काम नहीं होगा। आप लोग होमवर्क भी टाइमली प्लीज़ करा करो। ठीक है, अगर देखो क्लास देख ली, हमने टाइमली उसका होमवर्क नहीं किया ना, तो फिर वो चीज़ माइंड से स्किप हो जाती है। होमवर्क करने से पहले क्लास के क्वेश्चंस को दोबारा करना होता है। ठीक है, मतलब काफ़ी सारा काम है आपके पास। मैं समझ रहा हूँ स्कूल का भी बर्डन होगा। ठीक है, मतलब स्कूल से भी आपको काम मिलता है। ठीक है, होमवर्क मिलता है, आपको वो भी करना होता है, बट फिर भी आपको समय तो निकालना ही पड़ेगा। ये नहीं बोल सकते आप, एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि भाई स्कूल का काम था इसलिए मैं ये नहीं पढ़ पाया। ठीक है, तो ये एक्सक्यूज़ आप नहीं दे पाएंगे। अगर आपके मार्क्स नहीं आते ना बोर्ड के एग्जाम में, तो ये कोई नहीं सुनेगा, ये कोई नहीं सुनेगा। ठीक है, तो आपको टाइम निकालना है।
आपको रात को अगर एक्स्ट्रा जाग सकते हो तो वो, लेकिन मतलब वो जो टाइम निकालना है वो एफिशिएंसी वाला टाइम होना चाहिए। मतलब आपको अगर 2-3 घंटे आप पढ़ रहे हो तो वो एफिशिएंटली पढ़ो। ऐसा नहीं है कि 2-3 घंटे वो बस किताब खुली हुई है, कोई ढंग से पढ़ाई नहीं हो रही है और नाम के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है, वैसा वाला पढ़ाई नहीं करनी है, ठीक है। इफेक्टिव वे में आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है, इफेक्टिव वे में। तो आपको टाइम टेबल बना लेना चाहिए अपना हर सब्जेक्ट का, रिवीजन का, और सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर देनी चाहिए। जो जो टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं उनको आपको दोबारा से रिपीट भी करना चाहिए, ठीक है। और अगर वहां पे भी डाउट अभी कुछ आ जाता है तो पूछ लेना चाहिए मुझसे, ठीक है। तो भाई स्टार्ट करते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 18। और एक बार आप भी अपनी बुक खोल लेना, इलिस्ट्रेशन नंबर 18 हम लोग जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, एंड देन उसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन में ज्यादा टाइम हमें नहीं लगेगा, इजी क्वेश्चन है। तो भाई यहाँ पे हमें कहा गया कि एक्स वाई और जेड जो है ये प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:1 की रेशो में। एक्स वाई जेड who were sharing profits in the ratio of 3:2:1 decided to dissolve the firm on 31st March 2020 when their balance sheet was as follows। वो कह रहे हैं भाई XYZ पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1 है और ये लोग मिलकर फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं। इन्होंने आपस में ये डिसीजन लिया है कि ये फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं। और नीचे हमें डेट ऑफ डिसोल्यूशन की बैलेंस शीट गिवन है, जैसे कि हर क्वेश्चन में अब तक हमें गिवन थी। यहाँ पे एसेट साइड पे हमें जो है कैश का बैलेंस दिया है, देन डेटर्स दिए हैं, स्टॉक दिया है, टूल्स दिया है, कार दिया है, मशीनरी दिया है और बिल्डिंग दिया है, ठीक है। तो ये सारे हमारे एसेट्स हमें यहाँ पे दिए गए हैं। अगली बात अगर मैं यहाँ पे करूँ तो क्रेडिटर्स हमें लाइबिलिटी साइड पे मिलेंगे और कैपिटल्स मिल जाएंगी तीनों पार्टनर की। इसके अलावा और कुछ यहाँ पे हमें नहीं दिया गया लाइबिलिटी साइड पे। तो भाई बैलेंस शीट में ये चीजें हमें गिवन थी। अभी क्वेश्चन जब मैं स्टार्ट करूंगा तो बताऊंगा किस चीज का हमें क्या ट्रीटमेंट करना है। अब नीचे कुछ और बातें दी गई हैं, इनको भी एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हमें कहा गया कि फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस टुक प्लेस एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के टाइम पे ये ट्रांजेक्शंस जो है वो हुई हैं, ठीक है। क्या क्या ट्रांजेक्शंस हैं यहाँ पे हमें कहा गया, एसेट्स रियलाइज्ड आर दिस, ठीक है। तो टूल्स का 5,000 रुपया रियलाइज हो गया है, मशीनरी का 82,000 रुपीज रियलाइज हो गए हैं, बिल्डिंग के 84,000 रुपीज रियलाइज हो गए हैं, कार से हमें जो है 25,000 रुपीज रियलाइज हो गए हैं, गुडविल के जो है 60,000 रुपए हमें रियलाइज हो गए हैं, डेटर के 59,000 हमें रियलाइज हो गए हैं। अब बच्चों के माइंड में ऐसा रहा होगा डेटर थोड़ी ना बिकते हैं। भाई डेटर नहीं बिक रहे हैं, यहाँ पे रियलाइजेशन का मतलब क्या है, पैसा रिकवर हो जाना। तो डेटर से पैसा रिकवर हो गया मतलब इतना, ठीक है। 59,000 हमें उनसे मिल गए, ठीक है। तो इस तरीके से उसको समझना है हमें, हर चीज नहीं बिकती है। तो डेटर्स जो हैं वो रिकवर हो गए इतने। आगे हमें कहा गया क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड स्टॉक इन सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज। ये बात भाई क्या है, इसको भी समझाना है मुझे, इसको भी समझेंगे, ठीक है। क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड स्टॉक इन सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज, ठीक है। आगे बोला है देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड एसेट वैल्यूड एट 3,000 विच वॉज टेकन बाय एक्स फॉर 2,000। एक अनरिकॉर्डेड एसेट है जो कि कितने का है भाई, 3,000 का था। अनरिकॉर्डेड का मतलब क्या है भाई, हमने बैलेंस शीट में उसको कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, वो हमारी बुक्स में अनरिकॉर्डेड है, हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, ठीक है। और वो कह रहा है भाई ये जो एसेट है ये एक्स लेके चला गया, ठीक है। आगे वो कह रहा है देयर वॉज एन ओल्ड फर्नीचर विच हैड बीन रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स, ठीक है। वो कह रहा है एक ओल्ड फर्नीचर था जो कि हमने किताबों से कंप्लीटली राइट ऑफ कर दिया था, मतलब उसकी जो वैल्यू थी वो 0 थी। राइट ऑफ कर दिया था मतलब उसको डेप्रिशिएट कर दिया था, पूरा का पूरा डेप्रिशिएट हो चुका है वो, तो उसकी जो वैल्यू थी वो 0 थी, इसका मतलब बुक वैल्यू 0 थी। और वो कह रहा है भाई वाई उसको ले गया, बुक वैल्यू 0 थी तभी तो हमने उसको शो नहीं किया कहीं पे, इस वाले फर्नीचर को कहीं पे भी शो नहीं किया हमने, ठीक है। बुक वैल्यू 0 हो गई ना उसकी, तो बुक वैल्यू जब 0 है तो बैलेंस शीट में थोड़ी ना शो करेंगे 0 वैल्यू। तो वो कह रहा है भाई कंप्लीटली रिटर्न ऑफ था ये ओल्ड फर्नीचर। और वाई वो कह रहा है वाई एग्री टू टेक इट एट 8,000, वाई इसको 8,000 में लेके जाने के लिए एग्री हो गया है। आगे है द फर्म हैड टू पे 8,000 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी विच वर नॉट प्रोवाइडेड अर्लियर। वो कह रहा है 8,000 की जो सैलरी थी आउटस्टैंडिंग थी जो कि पहले हमने नहीं दी थी, तो अब फर्म उसको जो है पे करेगी। और लास्ट में वही आपसे मांगा गया है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट, मतलब वही नॉर्मल चीजें जो हम अब तक करते आ रहे थे। कुछ कुछ नया नया यहाँ पे आ गया है, तो वो जो नया नया है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो भाई क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। मैंने सिर्फ रीड आउट किया, मैंने अभी कुछ समझाया नहीं है, तो बच्चे गलत फहमी में मत रह जाना कि भैया ने इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ बोल दिया, रीड कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, अभी तो समझाया कुछ है ही नहीं, मैंने जस्ट गो थ्रू कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट गो थ्रू किया मैंने। अब हम स्टार्ट करते हैं भाई सॉल्यूशन। तो देखो ध्यान से, सॉल्यूशन जब मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं सबसे पहले फॉर्मेट बनाऊंगा। यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट का हम लोग सबसे पहले फॉर्मेट बना देते हैं।
रियलाइजेशन अकाउंट का जब मैं फॉर्मेट बनाऊंगा तो यहाँ पे एक डेबिट साइड होगी और एक क्रेडिट साइड। तो लिखेंगे यहाँ पे पर्टिकुलर्स, देन अमाउंट, देन फिर से पर्टिकुलर्स क्रेडिट साइड पे, एंड देन फिर से अमाउंट। ठीक है, और इसको मैं जो है अंडरलाइन कर देता हूं भाई यहाँ पे। तो ये तो बन गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे क्वेश्चन में कोई पार्टनर का लोन वोन नहीं था। ठीक है, इवन अगर देखा जाए ना तो लाइबिलिटी साइड पे सिर्फ एक ही लाइबिलिटी थी, आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, जो कि क्रेडिटर्स था। ठीक है, तो कोई लाइबिलिटी यहाँ पे खास है नहीं, पार्टनर का कोई लोन वोन नहीं था, तो लोन अकाउंट भी नहीं बनाना। ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ना कि लोन अकाउंट कहाँ पे बनेगा, किस सीक्वेंस में बनेगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से पहले बनेगा पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, तो वो मैंने आपको सेक्शन भी पढ़ाया था। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको याद होगा वहाँ पे। ठीक है, बुक में मैं आपको लेके गया था और वहाँ पे मैंने आपको कुछ चीज़ें पढ़ाई थी। अब यहाँ पे मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी फॉर्मेट बना देता हूँ। तो देख लो भाई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये भाई हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे। पार्टनर्स के नाम क्या क्या थे यहाँ पे, XYZ। ठीक है, तो डेबिट साइड यहाँ पे मैं बना लेता हूँ भाई पर्टिकुलर्स, उसके बाद यहाँ X Y देन Z, और फिर से पर्टिकुलर्स, एंड देन फिर से ज़्यादा स्पेस छोड़ दिया यार मैंने, 1 मिनट रुक जाऊँ। यहाँ पे Y हो गया, यहाँ पे Z हो गया। ठीक है, अब लिखते हैं पर्टिकुलर्स, एंड देन दोबारा से X Y Z। ठीक है, और इनको मैं ज़रा सा अंडरलाइन कर देता हूँ। ठीक है, आप लोग फॉर्मेट जो है वो नॉर्मली बनाना। ठीक है, मतलब ऐसे मत बनाना। ये तो देखो मैं जल्दी में आपको समझाने के लिए फटाफट से ऐसे फॉर्मेट बनाता हूँ ना, तो आप लोग तो जैसे हम स्टार्टिंग में बनाते थे ना फॉर्मेट, वैसे वाला फॉर्मेट बनाना कैपिटल अकाउंट का पूरा, मतलब। ठीक है, लाइनें वाइनें खींच के, मतलब। ठीक है, लाइनें खींचनी आपको, और मैं तो यहाँ पे जल्दी जल्दी काम करने के लिए जो है इस तरीके से करूँगा, ताकि हमारा टाइम फालतू में जो है वेस्ट ना हो जाए। आगे देख लेते हैं भाई। लास्ट में हमें यहाँ पे बनाना था कैश और बैंक अकाउंट। हमें बैलेंस किसका गिवन है, कैश का, तो कैश अकाउंट बनाएंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना आपको। तो कैश बैंक अकाउंट जब भी बनाएंगे तो देखेंगे कि बैलेंस कौन कौन सा गिवन है। और लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, वहां पे क्या था, दोनों ही बैलेंस गिवन थे। तो मैंने आपको बताया था ना कैसे करना है, उम्मीद है बच्चों को याद होगा। ठीक है, तो वो तरीका भी आपको याद होना चाहिए, जब दोनों आपको गिवन होंगे तो आपको क्या करना है। तो भाई अब यहाँ पे भी हमारे पास ये आ गई डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, देन फिर से पर्टिकुलर्स, एंड देन फिर से अमाउंट आ गया यहाँ पे। तो भाई ये भी हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं। तो ये भाई फॉर्मेट बन गया हमारा। अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि अकाउंट्स के एग्जाम में खाते बनाना तो चलो ठीक है, हमें फॉर्मेट बनाने में भी कितना टाइम लग जाता है। ठीक है, मतलब 3 घंटे के पेपर में आपको एक तो क्वेश्चंस इतने सारे दिए जाते हैं, आपको कॉन्सेप्ट्स इतने सारे हैं, 3-3 बुक्स हैं आपके पास, और आपको फॉर्मेट्स भी बनाने हैं। ठीक है, तो वो भी साफ सुथरा मतलब प्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे स्पीड अच्छी खासी होनी चाहिए। और स्पीड कैसे बनेगी भाई, प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस से। ठीक है, मतलब बार बार करना ही पड़ेगा आपको। मतलब अगर मैं बोलता हूं कि एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखे हैं, तो उनको दोबारा करो, और उसकी कोई लिमिट नहीं है कि कितनी बार करें। ठीक है, जितनी बार आपको लगता है आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है अभी तक, तो उतनी बार आपको करना है, उसको बार बार करना है। ठीक है, बार बार रिपीटेड वे में टाइम निकालो। ठीक है, टाइम ज्यादा से ज्यादा लगेगा, टाइम निकालना ही पड़ेगा। अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो टाइम निकालना पड़ेगा। अब देखो भाई, क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। पहला काम हमारा क्या होगा, हम एसेट्स को उनकी बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। यहाँ पे कैश अकाउंट को मैं जो है रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करता, क्योंकि मैं इसके लिए अलग से खाता बनाता हूं। तो ये वाला जो बैलेंस है 25,000 का कैश का, ये कैश अकाउंट में जाएगा टू बैलेंस बीडी के नाम से। कैश एक एसेट है, एसेट्स डेबिट नेचर के होते हैं, इसीलिए डेबिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस आएगा। इस बात में तो मुझे लगता है किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए था, बट फिर भी मैंने बता दिया। ठीक है, आगे यहाँ पे अब जो भी एसेट्स हमें दिए गए हैं, देखते हैं भाई कौन कौन से जो हैं हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे। तो डेटर्स जाएंगे, तो लिखते हैं 2 डेटर्स। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 2 डेटर्स। डेटर्स का अमाउंट क्या था भाई,
62,000, ठीक है, तो यहाँ पे 62,000 आ गया। देन स्टॉक, टूल्स, कार, मशीनरी, बिल्डिंग, सारे के सारे जाएंगे, ठीक है, तो टू स्टॉक, टूल्स, कार, मशीनरी और बिल्डिंग। अब यहां पे भाई बुक वैल्यूज हैं 37,000, 8,000, 12,000, 60,000, तो लिखते हैं भाई 37,000, देन कितना था 12, नहीं 8,000, फिर 12,000, तो 8,000 टूल्स थे, फिर 12,000 की कार थी, और फिर 60,000 की मशीनरी थी, एंड देन लास्ट में बिल्डिंग कितनी है, 1,00,000 रुपए की। तो ये सारे के सारे एसेट्स मैंने बुक वैल्यू पे क्रॉस ट्रांसफर कर दिए हैं, कैश को छोड़ के, वो जो है कैश अकाउंट में मैंने डाल दिया। एसेट साइड की सारी चीजें जहां जहां पोस्ट होनी चाहिए थी हो गई हैं। लाइबिलिटीज साइड पे एक ही आउटसाइडर्स लाइबिलिटी है, क्रेडिटर, जो कि 34,000 है, तो उसको भी यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में क्रॉस ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 34,000, 34,000 यहाँ पे आ गया। देन आगे बढ़ते हैं भाई, आगे कैपिटल्स दी हुई है हमें पार्टनर्स की, ओपनिंग कैपिटल्स, तो ये कैपिटल अकाउंट में चली जाएंगी। ओपनिंग बैलेंसेस बाय बैलेंस बीडी 1,20,000, 90,000 एंड देन 60,000, ठीक है, एक बार चेक भी कर लेते हैं, इतना ही है क्या, 1, 20, 90 और 60, एकदम सही है, ठीक है। तो बैलेंस शीट की जो जो चीज जहां जहां पोस्ट होनी चाहिए थी मैंने कर दिए भाई, बैलेंस शीट के सारे पंगे निपट गए। अब सिर्फ एडजस्टमेंट्स रह गई हैं, तो फटाफट से एडजस्टमेंट्स पे आ जाते हैं। तो भाई सबसे पहले हमें बता रखा है कि एसेट्स को बेच के कितना कितना अमाउंट रियलाइज हुआ, तो अब मुझे बार बार जर्नल एंट्री याद दिलाने की तो जरूरत नहीं है ना, एसेट्स को रियलाइज करने पे पोस्टिंग कैसे होगी, बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन क्यों हो रहा है, टू उस एसेट का नाम क्यों नहीं आता, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने स्टॉक को बेचा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट क्यों नहीं आता भाई, क्योंकि स्टॉक को मैं ऑलरेडी रियलाइजेशन में पोस्ट कर चुका हूं, ठीक है। तो अब जो भी एंट्रीज होंगी वो रियलाइजेशन के थ्रू होंगी। तो देखते हैं भाई यहां पे टूल्स, मशीनरी, बिल्डिंग, कार, गुडविल, डेटर, टूल्स, मशीनरी, बिल्डिंग, कार, गुडविल और डेटर को मैंने बेचा। अब कितना कितना अमाउंट था भाई, 5,000, 82,000, तो यहां पे लिखते हैं भाई 7-7, 5,000, 82,000, फिर 84,000 था बिल्डिंग का, देन उसके बाद कार 25,000 था, उसके बाद कार के बाद क्या था, गुडविल था 60,000, उसके बाद था डेटर्स 59,000, ठीक है। ये सारे एसेट्स हमने रियलाइज कर दिए। तो ये वाली पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी, ये वाले पैराग्राफ में जो भी लिखा था, ठीक है, वो सब हमने कवर कर लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, आगे देखते हैं भाई आगे क्या क्या चीजें अब हमें दिखती हैं। तो आगे हमें बोला गया कि क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड स्टॉक इन सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज। अब एक बात समझना ध्यान से, देखो मैं आपको जर्नल एंट्री करके बताता हूं। क्रेडिटर्स जो 34,000 के थे, इसको हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, क्रॉस ट्रांसफर। उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, देखो ध्यान से, रियलाइजेशन अकाउंट, अरे उल्टी एंट्री कर दी मैंने, सॉरी, क्रेडिटर्स को ट्रांसफर करने की एंट्री, देखो ध्यान से, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना, तो यहां पे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये क्रेडिटर्स को मैंने जो रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया उसकी एंट्री मैंने 34,000 की ये कर रखी है, ये एंट्री मैंने कर रखी है, ठीक है। ऐसे ही मैंने स्टॉक को ट्रांसफर करने की एंट्री क्या कर रखी है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, कितने का था भाई, 37,000 का था, तो ये एंट्री भी मैंने कर रखी है, ठीक है। अब वो बोल क्या रहा है, वो कह रहा है भाई क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड स्टॉक इन सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज, क्रेडिटर्स ने अपनी लायबिलिटी के बदले में स्टॉक ले लिया। देखो नॉर्मली क्या एंट्री होती है, नॉर्मली बताता हूं मैं आपको, ये सब छोड़ दो। नॉर्मली क्या होगा, क्रेडिटर्स रिड्यूस हो गए क्योंकि क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट कर दी और हमारा स्टॉक चला गया। क्रेडिटर्स कितने के थे, 34,000, स्टॉक कितने का चला गया, 37,000 का, तो लॉस हो गया 3,000 का, डेबिट हो जाएगा कहां पे,
रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है, नॉर्मली ये एंट्री होनी चाहिए थी। बट अब क्रेडिटर्स जहां पे हमने डेबिट किया है वहां पे क्रेडिटर्स नहीं लिख सकते, क्योंकि क्रेडिटर्स को तो रियलाइजेशन में भेज दिया, तो यहां पे क्रेडिटर्स जो डेबिट किया यहां पे क्या आएगा, रियलाइजेशन आएगा। सेम चीज स्टॉक के साथ होगी, स्टॉक जो हमने यहाँ पे क्रेडिट किया हुआ है, स्टॉक की जगह भी क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन। तो अगर मैं उस तरीके से एंट्री बनाऊं तो देखो क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझना पहले बात को, यहां पे मेरा 34,000 की लाइबिलिटी रिड्यूस हुई, 37,000 का मेरा एसेट चला गया, ये 37,000 है, ठीक है, और 3,000 का नुकसान जो हुआ वो भी रियलाइजेशन अकाउंट में, वो भी रियलाइजेशन अकाउंट में। तो भाई एक बात समझना, सब कुछ तो रियलाइजेशन अकाउंट में है। मैंने डेबिट कितना किया, 37,000, मैंने क्रेडिट कितना किया, 37,000। तो डेबिट से क्रेडिट कट नहीं गया क्या, डेबिट से क्रेडिट कट नहीं गया क्या? तो क्या इसकी कोई एंट्री होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। मैं दोबारा से एक बार सिंपल वर्ड्स में बताता हूं, ये तो मैंने डिटेल में आपको करके बता दिया, वैसे समझ में आ गया होगा, बट फिर भी कुछ बच्चों को अगर नहीं आता है ऐसे समझ में, तो उनके लिए एक और चीज, उनके लिए एक और चीज, जब भी मैं किसी लाइबिलिटी के बदले में कोई एसेट दे दूंगा तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। सिंपल, जब भी मैं किसी लाइबिलिटी के बदले में कोई एसेट दे दूंगा तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। सिंपल, जैसे कि यहां पे क्रेडिटर्स के बदले में मैंने स्टॉक दे दिया तो नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है। और मैंने डिटेल में समझाया भी है कि एंट्री क्यों नहीं हो रही। भाई 37,000 ही डेबिट हो रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट में और 37,000 ही क्रेडिट भी हो रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, तो कोई ये तो नील इफेक्ट हो गया ना। तो जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग फिगर निकल के एडजस्ट हो ही जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? क्योंकि यहां पे मैंने स्टॉक कितना डाला हुआ है, 37,000, क्रेडिटर कितने डाले हैं, 34,000, तो 3,000 का डिफरेंस ऑटोमेटिकली, देखो 37 यहां पे लिखा है, 34 यहां पे लिखा है, तो 3,000 का यहां पे बैलेंस बचेगा जो कि लॉस होगा। बात समझ में आती है आपको? तो वो वहीं पे एडजस्ट हो जाएगा, आपको अलग से करने की कोई आवश्यकता वहां पे नहीं है, ठीक है। ये कितना था, ये 59,000 था क्या डेटर। तो भाई ये सारी बातें हमारी यहाँ पे हो गई हैं, तो मतलब इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। सिंपल सीधी सी बात है, क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड स्टॉक इन सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। आगे है, देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड एसेट वैल्यूड एट 3,000 विच वॉज टेकन बाय एक्स फॉर 2,000। वो कह रहा है एक अनरिकॉर्डेड एसेट पड़ा हुआ था हमारे पास, कितने का था, 3,000 का था, और वो एक्स लेके जा रहा है कितने में, 2,000 में। अच्छा एक बात करते हैं यहां पे ना, मैं आपको ना नोटिंग करवा के देता हूं, थोड़ी सी ना थ्योरी लिखते हैं। देखो यहां पे एक नोट बनाते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। अरे इसको थोड़ा सा मैं 1 मिनट रुक जाऊं, अब ठीक है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। तो भाई अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज का ट्रीटमेंट क्या होता है भाई, देखना ध्यान से, ध्यान से देखना। यहाँ पे अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का ट्रीटमेंट, यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स नोट करवा रहा हूं ताकि आपको बाद में रेफरेंस में ये काम आए, ठीक है। आपको ये जो है बाद में सही रहेगा, मतलब बाद में आप इसको जो है यूज कर सकते हैं, आप इसको लिख लेना कहीं पे ढंग से, ठीक है। अब देखो भाई ध्यान से, पहला पॉइंट मैं यहां पे लिख रहा हूं, पहला पॉइंट में क्या लिख रहा हूं, अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स को रियलाइज किया जाता है, बेच दिया जाता है, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, ठीक है। अपॉन रियलाइजेशन ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स को बेचने पे क्या एंट्री होगी। तो देखो भाई बेचने पे क्या एंट्री होगी, हालांकि मैंने पहले करा रखी है बट फिर भी देख लो यहां पे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक और कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा ना, बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, प्रॉफिट हो गया, अनरिकॉर्डेड एसेट था, रिकॉर्ड ही नहीं कर रखा, तो टू एसेट का नाम तो नहीं लिख सकता, जब रिकॉर्ड ही नहीं कर रखा, एसेट को डेबिट ही नहीं कर रखा, तो एसेट को क्रेडिट कैसे कर दूंगा। तो भाई फायदा हो गया, फायदा कहां जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। और अमाउंट कितना आएगा, रियलाइजेबल वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू,
ठीक है, यहाँ पे भी रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है, डेबिट में भी क्रेडिट में भी, मतलब जितने में उसको बेचा वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन होती है जितने में बेचा वो वैल्यू। तो एक तो ये केस हो गया कि जब हम जो है अनरिकॉर्डेड एसेट को बेचेंगे तो क्या एंट्री होगी। अगली बात, अपॉन अनरिकॉर्डेड एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, अगर वो जो अनरिकॉर्डेड एसेट है वो पार्टनर ले जाता है तो उसकी एंट्री क्या होगी। तो भाई पार्टनर हमारा एक एसेट लेके चला गया, अब हमने पार्टनर से पैसे लेने हैं कि नहीं लेने, लेने हैं तो उसको अपना डेटर बना लेंगे, तो कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब जो वाला पार्टनर वो एसेट को लेके जा रहा है उसका वाला कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट। फॉर एग्जांपल बी ले गया एसेट, तो बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो कंसर्न का मतलब क्या है, जिस पार्टनर ने वो एसेट लिया है उसका कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो उसको डेटर बना लिया, उससे पैसे लेने हैं क्योंकि हमारा एसेट लेके चला गया वो, और पैसे लेने हमें फायदा हो गया, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, अनरिकॉर्डेड एसेट था और उसके पैसे मिल रहे हैं हमको, तो रियलाइजेशन अकाउंट। यहां पे भी क्या आएगा, जो भी रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है, रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या है कि जितनी वैल्यू में पार्टनर उसको टुक ओवर करके लेके जा रहा है, ठीक है, रियलाइजेबल वैल्यू, जितनी वैल्यू में पार्टनर उसको ले गया। आगे देखते हैं भाई थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, अपॉन पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। तो ये आपका अनरिकॉर्डेड एसेट और लाइबिलिटीज का जितना भी सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं वो सारा मैं आपको एक जगह पे लिखवा के दे रहा हूं, तो आपको बाद में फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। हालांकि छोटी छोटी बातें हैं, याद भी रह जाती हैं अगर प्रैक्टिस की जाएंगी तो, बट फिर भी लिख लेते हैं क्योंकि कुछ बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, एंड के 1-1.5 महीने में पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे भी बच्चे होते हैं कुछ, तो उनके लिए ये काम किया जाएगा, ठीक है। तो अपॉन पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, जब मैं लाइबिलिटी को पे करूंगा, लाइबिलिटी को पे करूंगा तो पहली बात मेरा कैश या बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, पैसा चला जाएगा। डेबिट क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि मुझे लॉस हो गया, ठीक है, एक ऐसी लाइबिलिटी जो कि मैंने रिकॉर्ड भी नहीं की थी वो मुझे पे करनी पड़ रही है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और टू कैश और बैंक अकाउंट, और यहां पे अमाउंट कितना आएगा, जितना अमाउंट हमने पे किया, ठीक है, पेमेंट अमाउंट या अमाउंट पेड लिख दो, ठीक है, अमाउंट पेड, जितना अमाउंट हमने पे किया, अमाउंट पेड, जो अमाउंट हम पे करेंगे वो अमाउंट यहां पे इस एंट्री में आएगा। अगली बात, अपॉन जब कोई पार्टनर जो है लाइबिलिटी को पे करेगा, अपॉन अ पार्टनर एग्री टू पे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अगर कोई पार्टनर एग्री हो जाता है कि वो पे कर देगा अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, तो उस केस में एंट्री क्या होगी। अब देखो पार्टनर एग्री हो रहा है कि वो पे कर देगा, लेकिन बाद में फर्म ने उस पार्टनर को पैसे देने हैं कि नहीं देने, देने हैं, पार्टनर उसको बॉन्ड नहीं कर रहा उस खर्चे को, वो जो लाइबिलिटी है वो है तो फर्म की ही ना, तो फर्म ने उस पार्टनर को पैसे देने हैं, ठीक है ना। अगर पार्टनर एग्री हो जाता है कि अभी मैं पे कर देता हूं, तो बाद में फर्म ने तो पार्टनर को देने हैं कि नहीं देने, हाँ भाई देने हैं। तो इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, पार्टनर को हम अपना क्या बना लेंगे, क्रेडिटर बना लेंगे, क्या बना लेंगे, क्रेडिटर। हमने पार्टनर को पैसे देने हैं और हमारा लॉस हो गया, ठीक है, लॉस हो गया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब कंसर्न पार्टनर का मतलब जिस पार्टनर ने वो लाइबिलिटी पे करने के लिए एग्री हुआ है, ठीक है, जो पार्टनर उस लाइबिलिटी को पे करने के लिए एग्री हुआ है उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, ठीक है, तो कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कौन सा आएगा, पेमेंट अमाउंट, ठीक है, अमाउंट पेड, अमाउंट पेड। एक और पॉइंट लिखते हैं भाई, जब किसी अनरिकॉर्डेड एसेट को हम अनरिकॉर्डेड या रिकॉर्डेड लाइबिलिटी के बदले में दे देंगे, ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं गिविंग एनी अनरिकॉर्डेड एसेट अगेंस्ट रिकॉर्डेड या फिर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी।
तो चाहे रिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी चाहे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी, जब उस लाइबिलिटी के बदले में मैंने एक अनरिकॉर्डेड एसेट दे दिया तो उसकी मैं क्या एंट्री करूंगा भाई, नो एंट्री। क्योंकि बात वही वाली हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट ही उतने अमाउंट से डेबिट हो रहा होगा, रियलाइजेशन ही क्रेडिट हो रहा होगा, ठीक है। तो यहां पे वैसे रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड की जगह रिकॉर्डेड भी लिख सकते हो तुम, ठीक है, रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड एसेट, ठीक है। किसी रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड एसेट को मैं लिख के देता हूं आपको, किसी रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड एसेट को मैं किसी रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के बदले में पे करूंगा तो उसकी एंट्री क्या होगी। यहां पे मैंने क्या लिखा था, गिविंग लिखा था मैंने, गिविंग एनी रिकॉर्डेड या फिर अनरिकॉर्डेड एसेट, ठीक है। चाहे वो रिकॉर्डेड एसेट हो चाहे अनरिकॉर्डेड एसेट हो, चाहे रिकॉर्डेड लाइबिलिटी के बदले में दिया हो चाहे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के बदले में दिया हो, नो एंट्री, उसकी कोई एंट्री नहीं होती, ठीक है। तो ये कुछ बातें हमने यहाँ पे लिखी है भाई, अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी से रिलेटेड, इनको आप अच्छे से नोट कर लेना भाई, ये काम में आएंगे आपको, ठीक है। अब हम क्वेश्चन में चलते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा डिस्कशन यही तो चल रहा था, देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड एसेट वैल्यूड एट 3000 विच वॉज टेकन बाय एक्स फॉर 2000। एक अनरिकॉर्डेड एसेट था जिसकी वैल्यू 3000 थी और उसको एक्स ले गया कितने में, 2000 में। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि जब अनरिकॉर्डेड एसेट को पार्टनर ले जाएगा तो उसकी एंट्री क्या होगी, ये रही भाई दूसरे नंबर पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट कौन सा आएगा, जितना अमाउंट हमें पार्टनर से रिकवर होगा, रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो 2000 रुपए, ठीक है, 3000 रुपए नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री क्या होनी चाहिए, कौन लेके जा रहा है उस एसेट को, एक्स लेके जा रहा है, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग होगी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा स्पेस है, यहाँ पे लिखता हूं मैं, बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, बाय एक्स कैपिटल अकाउंट। ये क्या है, अनरिकॉर्डेड एसेट, ये अनरिकॉर्डेड एसेट था जो कि कितने में चला गया, इसकी रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, कितने पैसे दिए हमको एक्स ने, कितने पैसे देगा एक्स, 2000 रुपए देगा। तो एक्स का कैपिटल अकाउंट हमने डेबिट कर दिया, उससे पैसे लेने हैं हमने, उसको अपना डेटर बना लिया हमने, ठीक है। और एक काम करता हूं, ये जो कैपिटल अकाउंट है इसको मैं थोड़ा नीचे ले जाता हूं, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट के लिए जगह नहीं तो कम पड़ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो ये यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा और बाकी स्पेस हमारे पास अवेलेबल है थोड़ा सा, इसको मैं, चलो अभी कैश अकाउंट को भी थोड़ा नीचे खिसका ही देते हैं, ठीक है, आ जाएगा इतने स्पेस में, ठीक है। चलो तो भाई देखना ध्यान से, ये सारी चीजें हमारी यहां तक की चीजें हो गई हैं, देखो यहां तक की चीजें हो गई हैं सारी, ठीक है। अब क्या बोला हुआ उसने, अब बोला देयर वॉज एन ओल्ड फर्नीचर विच हैड बीन रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, एक ओल्ड फर्नीचर है जिसको कंप्लीटली राइट ऑफ कर रखा है, मतलब उसकी वैल्यू कितनी है, 0। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है, बोल सकता हूं कि नहीं, कहीं पे भी बुक्स में लिखा हुआ है क्या। पहली बात तो यार खुद से कॉमन सेंस लगा के भी सोचो, उसकी वैल्यू 0 है यार, अनरिकॉर्डेड ही है ना, 0 वैल्यू है, बुक वैल्यू 0 है, रिकॉर्ड ही नहीं कर रखा उसको, तो अनरिकॉर्डेड है। आगे वो कह रहा है वाई एग्रीड टू टेक इट एट 8000, वाई बोल रहा है मैं ले जाऊंगा इसको 8000 में। अब वही दोबारा से वही बात कि एक अनरिकॉर्डेड एसेट को पार्टनर लेके जा रहे हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो मतलब वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो पोस्टिंग क्या होगी, बाय वाइज कैपिटल अकाउंट। ये हमारा फर्नीचर था, फर्नीचर ले गया भाई, ठीक है। कितने में लेके जा रहा है भाई साहब, 8000 में लेके जा रहा है ना भाई, 8000, ठीक है। रियलाइजेबल वैल्यू जितने में पार्टनर लेके जाएगा वो वैल्यू आ गई यहाँ पे, ठीक है, 8000 आ गया। आगे यहाँ पे बोला है फर्म हैड टू पे 8000 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी विच वर नॉट प्रोवाइडेड अर्लियर। वो कह रहा है एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी जिसको अब फर्म को पे करना पड़ेगा, फर्म हैड टू पे, फर्म को पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो फर्म पे करेगी इस लाइबिलिटी को। मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा रखा है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज जो होती है, देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी की जो लाइबिलिटी है ये अनरिकॉर्डेड है। दोबारा देखो क्या लिखा है, फर्म हैड टू पे 8000 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी विच वर नॉट प्रोवाइडेड अर्लियर। कहीं पे भी आपको ऐसी लाइबिलिटी दिख रही है आउटस्टैंडिंग सैलरी की, है ही नहीं, तो ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। और वो कह रहा है इसको फर्म पे करेगी। अब तो फर्म जब पे करेगी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को, तो एंट्री क्या होगी, अपॉन पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। तो मतलब यहाँ पे डेबिट साइड पे पोस्टिंग होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है टू कैश अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे भी कैश ही लिखना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में बैंक तो था ही नहीं ना, तो यहाँ पे भी मैं कैश लिख देता हूँ, बाय कैश अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये क्या चीज है, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है,
इसको थोड़ा सा, एक मिनट, आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंट क्या था भाई, इसका था 8,000 रुपये, ठीक है, 8,000 की आउटस्टैंडिंग सैलरी थी। अब एक बार क्वेश्चन में जाके ध्यान से देख लो, क्या कुछ छूट रह गया? सारी जो बैलेंस शीट वाली आइटम्स थी उनकी पोस्टिंग तो पहले ही होगी थी, और सारी एडजस्टमेंट्स मैंने आपको करके दे दिए कि नहीं दे दिए? दे दिए। अब सब कुछ होने के बाद रुक के एक चीज सोचना, क्या वो जो आउटसाइडर्स लाइबिलिटी थी वो पे कर दी है? एक ही आउटसाइडर लाइबिलिटी थी, कौन सी? क्रेडिटर की। क्या उसको पे किया हमने? क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं है, तो पे करें या ना करें? करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो टू कैश अकाउंट जहां पे लिखा है यहां पे लिख देते हैं क्रेडिटर्स, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, क्रेडिटर्स। कितना था? 34,000। बुक वैल्यू पे ही पे करेंगे, कुछ नहीं बोला तो ये भी हो गया। एक और बात देखना, यहां पे एक और बात बताता हूं, कहीं पे भी गुडविल को हमने लिखा ही नहीं है। देखो, गुडविल हमारा रिकॉर्डेड एसेट था ही नहीं, गुडविल हमारा रिकॉर्डेड एसेट था ही नहीं, कहीं पे भी देख लो गुडविल है क्या? नहीं। बट जब उसने बोला कि एसेट्स रियलाइज्ड दिस अमाउंट, तो उसने बोला गुडविल को बेच के भी 60,000 आए हैं, गुडविल को बेच के भी 60,000 आए, और हमने उसकी एंट्री भी की है। तो अनरिकॉर्डेड एसेट को बेचने पे उसकी एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो वही तो पोस्ट किया मैंने, कैश अकाउंट डेबिट कर दिया टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो मतलब सिंपल सीधी सी बात है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को जब हम अनरिकॉर्डेड एसेट को जब हम बेचेंगे तो यही एंट्री होती है जो नॉर्मल एसेट को बेचने पे होती है। ज्यादा दिमाग थोड़ी ना लगाना है, सिंपल। तो बन गया भाई रियलाइजेशन अकाउंट। अब क्या करना है भाई? टोटलिंग करते हैं। सबसे पहले मैं ये जो कैश अकाउंट्स है ना, इनकी टोटलिंग करता हूँ। 5,000, 82,000, उसके बाद 84,000, देन हमारे पास है 25,000, 60,000 और फिर 59,000। तो ये हो गया 3,15,000, 3,15,000। तो ये वाला टोटल आ गया, और इधर का टोटल 34 + 8 हो जाएगा 42,000। अब ज्यादा वाला बैलेंस किस तरफ का होगा? मुझे लगता है भाई क्रेडिट साइड का होगा, ठीक है। देखते हैं, एक बार टोटलिंग करते हैं, क्रेडिट साइड का ही होगा, ठीक है। तो क्रेडिट साइड की अगर मैं टोटलिंग करूं तो भाई कितना था? 34,000 + 2,000 + 3,15,000 और + 8,000। तो ये वाला टोटल आपका आएगा, मैं यहां पे लिखता हूं 3,59,000, और इसको मैं यहां पे भी आपको लिख देता हूं 3,59,000। और बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं भाई, क्रेडिट बैलेंस बचेगा तो कितना बचेगा? क्रेडिट बैलेंस देखते हैं। 62,000 माइनस कर दिया, 37,000 माइनस कर दिया, 8,000, 12,000, 60,000, देन 1 लाख और देन 42,000। तो यहाँ पे 38,000 रुपीज का क्रेडिट बैलेंस बच गया, एक्सेस ऑफ क्रेडिट ओवर डेबिट। तो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन हो गया, पार्टनर्स में बांट देंगे, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे एक्स, वाई, जेड और कितना कितना अमाउंट आएगा? 38,000 को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मुझे 3:1 दे रखी थी, ठीक है, 3:1। तो 3:1 में 38,000 को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं तो इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6 अगर मैं करता हूं तो 19,000 आएगा। ये 3 था, 2 हमारे पास आएगा, 1 2 6 6 7, 2 था तो 1 होगा, ये हमारा 6,333, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब भाई अब क्या करना है? इस स्टेप के बाद क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट में जो जो एंट्रीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से उनको क्रॉस ट्रांसफर किया जाएगा। तो देखो भाई ध्यान से, यहाँ पे मेरे पास डेबिट साइड पे तो सिर्फ एक यही वाली एंट्री है, ठीक है, जो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन हुआ। क्रेडिट साइड पे एक तो ये वाली एंट्री है, एक्स कैपिटल अकाउंट में जाएगी, और एक ये वाली एंट्री है, ठीक है। तो क्रॉस ट्रांसफर करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन को मैं यहाँ पे बाय रियलाइजेशन अकाउंट लिख देता हूँ, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 19,000, 12,667 और 6,333, ठीक है। उसके बाद ये वाली एंट्रीज भी करते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से एक्स और वाई में, टू रियलाइजेशन अकाउंट। एक्स में कितना अमाउंट जाएगा? 2,000 और वाई में 8,000, तो 2,000, 8,000, ठीक है। तो ये सारी की सारी पोस्टिंग जो रियलाइजेशन में होनी चाहिए, रियलाइजेशन की पोस्टिंग मतलब जो कैपिटल अकाउंट में होनी चाहिए थी, वो मैंने कर दी है। अब क्या करना है? अब जो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर कैश अकाउंट के नाम से जो एंट्रीज है उनको भी पोस्ट करेंगे, क्रॉस ट्रांसफर करेंगे कैश अकाउंट के अंदर।
तो भाई सबसे पहले ये वाली एंट्री में पोस्ट करता हूँ 42,000 की, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। बाय रियलाइजेशन अकाउंट 42,000। आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं लाइबिलिटीज रियलाइज्ड, ठीक है, एसेट्स रियलाइज्ड, लाइबिलिटीज रियलाइज्ड, जो भी मतलब हो रहा है वहां पे, ठीक है। और यहाँ पे ये हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 3,15,000, एसेट्स रियलाइज्ड, ठीक है, टू रियलाइजेशन अकाउंट 3,15,000। तो भाई ये वाला सारा काम हो गया रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड। जो जो चीजें कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट में जानी चाहिए थी वो मैंने पोस्ट कर दी। अब आते हैं भाई कैपिटल अकाउंट पे। करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, बैलेंसिंग फिगर निकालनी है, सिंपल एकदम, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं और उसको फिर क्रॉस ट्रांसफर करेंगे कैश अकाउंट में, कैश अकाउंट का बैलेंस मैच कर जाएगा और आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ पे। तो एक बार देखते हैं भाई किस तरीके से होगा। ये होगा 1,39,000 टोटल है यहाँ का, यहाँ पे भी लिख देता हूँ 1,39,000, तो 1,37,000 का यहाँ पे बैलेंस बचा। ये एक्सेस ऑफ क्रेडिट ओवर डेबिट है, पार्टनर के खाते में क्रेडिट बैलेंस बचा हुआ है, तो पार्टनर को पैसे देने हैं हमने, तो दे देते हैं टू कैश अकाउंट, ठीक है। इस तरीके से निकला ये बैलेंसिंग फिगर। ऐसे ही वाई के लिए भी निकाल लेते हैं। वाई का जो टोटल आएगा वो कितना आएगा यार, 1,02,667, यही आएगा ना, 1,02,667। तो 1,02,667 में से माइनस करना है 8,000, तो ये आएगा 94,667। और ऐसे ही जेड का भी करते हैं 66,333, 66,333, और इसका तो बैलेंसिंग फिगर भी यही आएगा 66,333। और ये जो एंट्री है इसको कैश अकाउंट में क्रॉस ट्रांसफर करूंगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और यहां पे एक्स वाई जेड आ गया। कितना कितना अमाउंट है इनका, 1,37,000 तो एक्स का है, वाई का है 94,667, 94,667, देन है 66,333। इनका तीनों का टोटल करके आउटर कॉलम में डालते हैं भाई। देखो 1,37,000 प्लस 94,667 और प्लस 66,333, तो ये हो गया 2,98,000। अब अगर हमारा कैश अकाउंट मैच कर गया, दोनों साइड का बैलेंस इक्वल आ गया, तो हमारा आंसर सही होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब चेक करते हैं भाई क्रेडिट साइड का, तो 2,98,000 पर प्लस 42,000 है, प्लस 42,000 3,40,000, और डेबिट साइड का भी इतना ही है 25,000 प्लस 3,15,000, तो 3,40,000। इट मींस मैच कर गया हमारा कैश अकाउंट, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया भाई इलिस्ट्रेशन 18th। और मुझे उम्मीद है कि सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। जो नई नई बातें मैंने बताई है, खासकर ये वाली के भाई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के बदले में, सॉरी, चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, जब हम लाइबिलिटी के बदले में एसेट पे करेंगे तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, ठीक है। लास्ट में नोट भी करा दिया मैंने, लास्ट में ये जो मैंने नोट कराया यही लिखा हुआ है, ठीक है। गिविंग एनी रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड एसेट अगेंस्ट रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, ठीक है। तो रिकॉर्डेड हो अनरिकॉर्डेड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब मैं लाइबिलिटी के बदले में एसेट दे दूंगा तो वो मेरा रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। उसका रीजन भी मैंने बताया था डिटेल में, रियलाइजेशन अकाउंट उतने ही अमाउंट से डेबिट होता है उतने से ही क्रेडिट हो जाता है, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती, ठीक है। और ये बाकी सारी चीजें भी आपको मैंने नोट करा के दी है बढ़िया तरीके से, इनको आप एक बार नोट कर लेना, देख लेना। और ये हमारा इलिस्ट्रेशन 18th कंप्लीट हो गया भाई साहब। आगे बढ़ेंगे अब, ठीक है, आगे बढ़ेंगे इलिस्ट्रेशन 19th की तरफ, देन इलिस्ट्रेशन 20, ठीक है। अभी टाइमिंग जो है हमारी क्लास की कितनी ड्यूरेशन हो गई है, मैं साथ साथ वो भी चेक कर लेता हूँ, साथ साथ हम लोग देख भी लेते हैं। तो ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं, 43 मिनट्स हुए हैं, तो लगभग मुझे लगता है कि 2 घंटे की क्लास ये भी बन जाएगी, ठीक है। अंदाज़ा अभी ऐसे लगा पा रहा हूँ मैं, ठीक है। आपको अच्छे से पता चल जाएगा जब क्लास आपको मिलेगी तो कितने घंटे की है वो मुझे नहीं पता अभी, ठीक है। तो देखते हैं भाई, पढ़ते हैं इलिस्ट्रेशन 19th क्या है। यहाँ पे लिखा है प्रशांत एंड राजेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। प्रशांत और राजेश जो हैं ये पार्टनर्स हैं एक फर्म में, और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 यहाँ पे हमें दी गई है। आगे कहा गया कि इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड रिमाइंडर्स बाय द अथॉरिटीज दे केप्ट डंपिंग हजार्डियस मटेरियल इन द नियर बाय रिवर। वो कह रहा है भाई अथॉरिटीज ने बार बार रिमाइंडर दिया इनको, रिपीटेड रिमाइंडर दिया इनको कि भाई तुम है ना जो रिवर है उसमें हजार्डियस मतलब डेंजरस मटेरियल मत डंप करो, मत उसमें फेंको, कचरा मत फेंको उसमें। लेकिन इन लोगों ने जो है नहीं सुनी, इन लोगों ने कचरा वहां पे फेंकते रहे ये लोग, ठीक है। आगे यहाँ पे लिखा है द कोर्ट ऑर्डर्ड
फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ देयर पार्टनरशिप फर्म ऑन 31 मार्च 2012। और कोर्ट ने क्या किया, इनके खिलाफ डिसीजन निकाला और बोला भाई फर्म को बंद करो, बिजनेस को बंद करना पड़ेगा अब तुमको, क्योंकि तुम गलत काम कर रहे हो, तुम लोग जो है रिवर को खराब कर रहे हो, पानी दूषित हो रहा है उससे। आगे कहा गया प्रशांत वॉज डिप्यूटेड टू, डिप्यूटेड माने उसको अपॉइंट किया गया, अपॉइंटेड भी लिख सकते हो, अपॉइंटेड। प्रशांत वॉज डिप्यूटेड टू रियलाइज द एसेट्स एंड पे द लाइबिलिटीज। प्रशांत को अपॉइंट किया गया कि भाई एसेट्स को बेचने का और लाइबिलिटीज को पे करने का काम तेरा है, तू करेगा ये काम, ठीक है। तो ऐसी बात यहां पे लिखी गई है, देखेंगे क्या इसका इफेक्ट पड़ता है। आगे यहां पे लिखा गया ही वॉज पेड 1000 एज कमीशन फॉर हिज सर्विसेज, और इस काम के लिए उसको 1000 की कमीशन भी दी जाएगी। मतलब वो एसेट को रियलाइज करेगा, लाइबिलिटीज को पे करेगा और ये काम करने के बदले में उसको 1000 रुपए कमीशन मिल जाएगी, ठीक है। आगे यहाँ पे लिखा है द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म ऑन 31 मार्च 2012 वाज एज फॉलोज। वो कह रहा है फाइनेंशियल पोजीशन फर्म की जो है वो इस प्रकार से है। नीचे बैलेंस शीट गिवन है हमें फर्म की, बैलेंस शीट में हमें एसेट साइड पे बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट गिवन है। इन्वेस्टमेंट जब गिवन है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी गिवन है भाई साहब, ठीक है, ध्यान देना, एक क्वेश्चन और करवाया था मैंने ऐसा। डेटर्स गिवन है, लेस प्रोविजन गिवन है, बीआर गिवन है, कैश गिवन है, P&L अकाउंट का बैलेंस गिवन है, गुडविल गिवन है। लाइबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स गिवन है, मिसेज प्रशांत लोन गिवन है, मिसेज प्रशांत, मिसेज, ठीक है, मिस्टर नहीं है। राजेश का लोन भी गिवन है, राजेश लोन गिवन है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पहले ही पढ़ा दिया मैंने, और कैपिटल के बैलेंसेस गिवन है, ठीक है। ये सारी चीजें हमें बैलेंस शीट में गिवन है, कुछ खास आइटम्स नहीं है यहाँ पे। आगे हमें यहाँ पे कहा गया फॉलोइंग वाज एग्रीड अपॉन, ये बातें एग्री हुई है। क्या क्या बातें हैं, प्रशांत एग्री टू पे ऑफ हिज वाइफ्स लोन, प्रशांत एग्री हो रहा है कि भाई मैं अपनी वाइफ का लोन पे कर दूंगा। डेटर्स रियलाइज्ड 24,000 रुपए, डेटर जो है वो 24,000 रुपए रियलाइज करके दे रहे हैं हमको। राजेश टुक ऑल इन्वेस्टमेंट एट 27,000, राजेश जो है वो सारी इन्वेस्टमेंट 27,000 में लेके चला जाएगा। बिल्डिंग से हमें रियलाइज हो रहा है 1,52,000 रुपीज। क्रेडिटर्स वर पेबल आफ्टर 2 months, दे वर पेड इमीडिएटली 10% डिस्काउंट। ऐसी भी एक एडजस्टमेंट मैंने कराई थी, मैं दोबारा समझाऊंगा। बिल्स रिसीवेबल वर सेटल्ड एट अ लॉस ऑफ 1400, बीआर को हमने 1400 रुपए के नुकसान में बेच दिया। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2500 रुपए, रियलाइजेशन का खर्चा 2500 रुपए आ गया। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। वो कह रहे हैं ये खाते बना के दिखाओ फर्म्स को क्लोज, फर्म के खातों को क्लोज करने के लिए। अब मैंने बड़ी जल्दी जल्दी सारी बातें जो है वो रीड कर ली है, मैं गो थ्रू कर रहा था क्वेश्चन को, आप अपने पेज से गो थ्रू कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है। और अब हम करेंगे भाई मेन आंसर। तो स्टार्टिंग करते हैं भाई, 3 खाते वही वाले खाते बनाने हैं हमको जो उसने मांगे थे। हालांकि 3 खाते बनाने के लिए हमें राजेश का लोन अकाउंट भी बनाना ही पड़ेगा, पार्टनर का लोन अकाउंट भी बनाना ही पड़ेगा, मैंने आपको बताया था ना। तो उस बात पे भी जरा फोकस करना। यहाँ पे पार्टनर का लोन अकाउंट उसने मांगा नहीं है, बट मांगा नहीं है क्या मतलब क्या है कि बनाएंगे ही नहीं, बनाना तो पड़ेगा ही ना भाई साहब, बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। तो इजी ही क्वेश्चन है ये भी, बट मेरे साथ साथ करना, ठीक है, मेरे साथ साथ करना। कुछ बच्चे ना अनसॉल्व क्वेश्चंस भी करना शुरू कर देते हैं, मतलब मैंने होमवर्क नहीं दिया और करना शुरू कर दिया होगा, तो अभी रहने दो, ठीक है। अभी क्योंकि ना देखो काफ़ी सारी बातें ऐसी हैं जो मैंने नहीं पढ़ाई हैं, अभी क्वेश्चंस में आई ही नहीं है वो बातें, तो प्लीज़ ऐसा मत करना। हाँ, ये जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं इनको बार बार करने का मन है तो करो, बहुत अच्छी बात है, जितनी बार कर सकते हो बार बार करो, ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है। रिपीटेड वे में करो, ठीक है, जितना ज़्यादा आप कर सकते हो इसको। रियलाइजेशन अकाउंट के फॉर्मेट के बाद हम लोगों को बनाना पड़ेगा बीज लोन अकाउंट, बी था नहीं राजेश था ना, राजेश का लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा भाई साहब। यहां पे बनाते हैं राजेश लोन अकाउंट। थोड़ा सा मैं इसको इस तरफ बना देता हूं यार, राजेश लोन अकाउंट। तो लोन अकाउंट का फॉर्मेट मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन में ये करवाया था, ठीक है, दोबारा से करवा रहा हूं मैं। पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स को कैपिटल देने से पहले हमें पार्टनर का लोन पे करना होता है, पढ़ाया था ना मैंने, कौन से सेक्शन में पढ़ाया था वो आपको याद होगा, और सेक्शन याद नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बात याद होनी चाहिए, मतलब जो पढ़ाया वो याद होना चाहिए, ठीक है। सेक्शन अभी आपके लिए इतना ज़्यादा कोई आपकी एज में आपके क्लास के हिसाब से आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा कि आपको सेक्शंस भी याद होंगे, ठीक है, बट हाँ बाकी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स याद होने चाहिए,
तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट भी लगे हाथ ही बना देते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे बन जाएगा और ये हमारे पास पर्टिकुलर्स आ गया यहाँ पे, और पार्टनर्स का नाम था प्रकाश और राजेश, ठीक है, यही था ना, एक बार चेक भी कर लूँ मैं, प्रकाश ही था क्या और दूसरे वाले बंदे का नाम प्रशांत था, प्रकाश नहीं, ठीक है, प्रशांत और राजेश, देन फिर से पर्टिकुलर्स एंड प्रशांत, और फिर राजेश, ठीक है, और इनको मैं ज़रा सा अंडरलाइन कर देता हूँ भाई साहब। तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बन गया। अब क्या करना है भाई साहब, अब रह गया अपना सिर्फ बैंक अकाउंट। तो फटाफट से बैंक अकाउंट का भी फॉर्मेट बनाते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ बना देता हूँ मैं कैश अकाउंट। तो ये बन गया भाई साहब कैश अकाउंट, सिंपल, ठीक है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, तो लिखते हैं भाई पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड देन फिर से अमाउंट, और यहाँ पे भी मैं इसको अंडरलाइन कर दूंगा, ठीक है। तो फॉर्मेट बनाने में भी आपको जो है टाइम लगेगा एग्जाम में, ठीक है। मैं तो फटाफट बना रहा हूँ ना, अभी मतलब देखोगे अगर तुम, तो कोई लाइनें वाइनें मैंने खींची नहीं है खास, ठीक है। तो तुम्हारी तो मतलब क्या होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए थोड़ी सी, ठीक है, तुम्हें तो स्पीड में करना पड़ेगा। तो मतलब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो ना उसने पूरी कहानी सी बना के दे रखी है हमको, ठीक है, कि भाई प्रशांत और राजेश जो थे ये पार्टनर्स थे, 3:2 की रेशो थी, ये लोग एक रिवर के अंदर हजार्डियस मटेरियल जो है वो डंप कर रहे थे, फेंक रहे थे। कोर्ट ने इनके खिलाफ डिसीजन निकाला, इनको अपनी फर्म बंद करनी पड़ेगी। अब फर्म जब बंद होगी तो प्रशांत क्या करेगा, प्रशांत को हमने काम सौंप दिया है, डिप्यूट कर दिया है कि वो क्या करेगा, एसेट्स को रियलाइज करेगा और लाइबिलिटीज को पे करेगा, उसके बदले में उसको 1000 की कमीशन दी जाएगी, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। काम की बात इस पूरे पैराग्राफ में सिर्फ कितनी है, सिर्फ इतनी बात है, ये प्रशांत वाली जो लिखी थी, सिर्फ ये वाली बात, ठीक है, सिर्फ ये वाली बात काम की है कि वो जो था प्रशांत जो था उसको हमने डिप्यूट किया है एसेट्स बेचने के लिए और लाइबिलिटीज पे करने के लिए, और बदले में उसको 1000 की कमीशन देंगे, बस ये काम की बात है, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। और हम अपने फ्लो के हिसाब से क्वेश्चन करेंगे, जैसे हम करते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एसेट्स को जो है बुक वैल्यू पे क्रॉस ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बिल्डिंग है 1,20,000, तो लिखते हैं टू बिल्डिंग, टू बिल्डिंग 1,20,000। देन इन्वेस्टमेंट है 30,600, टू इन्वेस्टमेंट 30,600। अब जब इन्वेस्टमेंट लिखूंगा तो साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को भी क्रॉस ट्रांसफर कर देता हूं 8,000 का, ठीक है, ये तो भूल जाऊंगा, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 8,000, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो गया। देन डेटर्स हैं 34,000, तो टू डेटर्स 34,000, और डेटर से रिलेटेड भी प्रोविजन पड़ा हुआ है, तो भाई वो लाइबिलिटी में आ जाएगा 4,000 बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना था भाई ये अमाउंट हमारा, 4,000, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 4,000, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बिल्स रिसीवेबल है, तो टू बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल हैं हमारे 37,400 के, 37,400 के, ठीक है। देन है कैश, तो टू कैश, कैश यहाँ पे नहीं आएगा, कैश आएगा कैश अकाउंट में, टू बैलेंस बीडी, और इसका अमाउंट भी देखना पड़ेगा हमको जरा सा। अमाउंट कैश का था हमारा 6,000, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से हो गया। एक मिनट, तो यहाँ पे कितना आएगा, एक मिनट जरा रुक जाना भाई, अब ठीक है। तो ये हो गया 6,000, ठीक है। चलो जी, अब आगे देखते हैं।
ठीक है, तो आगे देखो भाई, अब क्या करना है, कैश हो गया, P&L अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है भाई। फिक्टिशियस एसेट्स, मैंने कहा था कि फिक्टिशियस एसेट्स आपके जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाते, उनकी एंट्री कहाँ पे होती है, रियलाइजेशन अकाउंट की एंट्री कहाँ पे होगी, ओ सॉरी, P&L अकाउंट की एंट्री कहाँ पे होगी भाई, फिक्टिशियस एसेट है ना, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, फिक्टिशियस एसेट्स, इनकी एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होती है, क्रॉस ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, 2 P&L अकाउंट के नाम से 8000 बट जाएगा इन दोनों पार्टनर में। रेशो क्या थी, 3:2, तो 3:2 की रेशो में बांट देते हैं। तो यहाँ पे 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 8000 को 3:2 की रेशो में बांटते हैं, 8000 इंटू 3/5 अगर मैं करता हूं तो 4800 आता है, और बाकी कितना बच गया, 3200। ठीक है, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है गुडविल। तो मैंने बताया था गुडविल को नॉर्मल एसेट की तरह ही ट्रीट करना होता है, तो इसको भी हम उसकी बुक वैल्यू पे ही रियलाइजेशन अकाउंट में क्रॉस ट्रांसफर करेंगे, कुछ नया ट्रीटमेंट यहाँ पे गुडविल का नहीं है। तो एग्जिस्टिंग गुडविल को इसी तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है इस चैप्टर के अंदर। तो ये एसेट साइड की सारी चीजें जहां जहां पोस्ट होनी चाहिए थी मैंने कर दी। अब लाइबिलिटी साइड पे आ जाते हैं। सबसे पहले क्रेडिटर्स दिया है, आउटसाइडर लाइबिलिटी है 80,000 रुपए, तो बाय क्रेडिटर्स 80,000 रुपए। देन हमारे पास मिसेस प्रशांत लोन है, वो भी हमारी आउटसाइडर्स लाइबिलिटी है, तो बाय मिसेस प्रशांत लोन 50,000 है, कितना है 40,000 रुपए। उसके बाद है राजेश का लोन। ठीक है, राजेश का लोन भाई पार्टनर का लोन पार्टनर के लोन अकाउंट में जाएगा, तो यहां पे आएगा बाय बैलेंस बीडी। क्रेडिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस क्यों आ रहा है, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था आपको, लोन अकाउंट जो है वो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटीज का नेचर क्रेडिट होता है, तो इसलिए क्रेडिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, एसेट का खाता बनाते हैं तो डेबिट साइड पे आता है, जैसे कैश अकाउंट के अंदर आता है। ठीक है, तो ये 24,000 रुपए यहाँ पे आ गया। आगे हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वो तो मैंने ऑलरेडी डाल दिया था। तो बाकी हमारे पास कैपिटल्स बची हैं, तो कैपिटल्स भी यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग कैपिटल आ गई 42,000 रुपए। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। अब क्या है भाई, अब कुछ और है क्या, नहीं, बाकी सारी चीजें मतलब बैलेंस शीट की सारी चीजें हो चुकी हैं। अब आते हैं एडजस्टमेंट्स के ऊपर। ठीक है, एक एक करके सारी एडजस्टमेंट्स को डील करते हैं। यहां पे सबसे पहले कहा गया कि प्रशांत एग्रीज टू पे हिज वाइफ्स लोन। देखो भाई, प्रशांत की वाइफ से हमने लोन लिया हुआ था। ठीक है, देखो लाइबिलिटी साइड पे लिखा हुआ है ना, हमने इसको क्रॉस ट्रांसफर भी किया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तो वो कह रहा है, प्रशांत कह रहा है कि मैं अपनी वाइफ का लोन दे दूंगा। ठीक है, एग्री टू पे हिज वाइफ्स लोन। लेकिन ये जो लाइबिलिटी वो पे कर रहा है, ये पैसे बाद में हमने तो उसको देने कि नहीं देने, लाइबिलिटी तो फर्म की ही है ना, लाइबिलिटी तो फर्म की ही है ना, बात को समझना, बियर तो फर्म ही कर रही है ना इसको। तो अब इसका मतलब क्या है कि फर्म क्या करेगी, प्रशांत को अपना डेटर बना लेगी। तो प्रशांत कैपिटल अकाउंट डेबिट, और पैसे देने हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, पैसे देने हैं, नुकसान हो रहा है, तो क्या करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख के भी बताता हूँ, एक मिनट रुको, नुकसान तो नहीं हो रहा। देखो हमने क्या कर रखा है, मैं लिख के बताता हूँ। हमने क्या कर रखा है, हमने एक एंट्री कर रखी है भाई, प्रशांत जो मिसेस प्रशांत लोन है ना, इसको हमने क्रॉस ट्रांसफर किया था रियलाइजेशन अकाउंट में। तो हमने एंट्री क्या की है, मिसेस प्रशांत लोन अकाउंट डेबिट, और 2 क्या कर दिया था, रियलाइजेशन अकाउंट। ये एंट्री करते ही अब क्या होगा, अब मिसेस प्रशांत लोन अकाउंट जो है, जहां पे भी अब आना होगा वहां पे क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट आएगा। जैसे कि देखो, अब वो कह रहा है कि ये जो लोन है ये कौन पे करेगा, प्रशांत पे करेगा, तो प्रशांत को अपना डेटर बना लेंगे, तो प्रशांत कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रशांत कैपिटल अकाउंट डेबिट। और 2 क्या होना चाहिए था, टू मिसेज प्रशांत लोन अकाउंट। वो लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है, तो लाइबिलिटी का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, बट उसकी जगह क्या होगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग होगी बाय प्रशांत कैपिटल अकाउंट। एक मिनट रुकना यार, सही किया ना, प्रशांत को अपना क्या बना लिया, डेटर बना लिया। कुछ गड़बड़ क्यों लग रही है मुझे, गड़बड़ लग रही है, गड़बड़। ठीक है, देखो एंट्री गलत की है क्या, दोबारा देखो, मुझे लग रहा है मैंने एंट्री में मिस्टेक की है। रियलाइजेशन अकाउंट पहली वाली एंट्री में तो क्रेडिट हो रहा था, सही किया था क्या मैंने, अरे सिलेक्ट हो जा, एक मिनट रुको, मुझे ये ऐप क्लोज करके दोबारा से मैं इसको ऑन करता हूँ। बीच बीच में ये ऐप लैग करती है, इस ऐप में थोड़ी प्रॉब्लम है।
तो दोबारा से आगे भाई, अब उस एंट्री के बारे में दोबारा से सोचते हैं कि जो प्रशांत जो था वो क्या करने वाला था। प्रशांत एग्री टू पे हिज वाइफ्स लोन, प्रशांत एग्री टू पे। अच्छा, तो मैं एक गलती क्या कर रहा था, सुनो ध्यान से। पहली एंट्री तो एकदम सही है। क्या थी पहली एंट्री? जो मिसेस प्रशांत लोन है उसको मैंने रियलाइजेशन अकाउंट में क्रॉस ट्रांसफर किया था, उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? मिसेस प्रशांत लोन अकाउंट डेबिट, मिसेस प्रशांत, ध्यान से देखना, प्रशांत लोन अकाउंट डेबिट, और टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये एंट्री तो एकदम ठीक होगी, 40,000 की, ठीक है, ये हमने कर रखी है। अब अगली बात, प्रशांत जब वो लोन पे करेगा तो प्रशांत को हमने पैसे देने हैं, वो हमारा क्रेडिटर हो जाएगा। मैं डेटर बोल रहा था, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो कभी कभी माइंड नहीं चलता, आपके साथ भी हो सकता है ऐसा, ठीक है, इंसानी दिमाग है ना, तो ज्यादा इधर उधर भी दिमाग रहता है बहुत ज्यादा, तो हो जाता है, ठीक है। तो प्रशांत को अपना क्रेडिटर बना लेंगे, टू प्रशांत कैपिटल अकाउंट। अब प्रशांत कैपिटल अकाउंट तो क्या हो गया, हमारा क्रेडिट हो गया, उसको हमने अपना क्रेडिटर बना लिया, क्योंकि अभी उसने पैसे दिए हैं, अब हमने उसको देने हैं, तो हमने उसको देने हैं, तो हम उसको अपना क्रेडिटर बना लेंगे। अगली बात, लायबिलिटी रिड्यूस हो गई, लायबिलिटी घटेगी तो लायबिलिटी का अकाउंट डेबिट, लेकिन यहाँ पे मैं लायबिलिटी का अकाउंट डेबिट नहीं कर सकता, क्योंकि लायबिलिटी को तो मैं ऑलरेडी डेबिट करके रियलाइजेशन में डाल चुका हूं, तो मैं किसका अकाउंट डेबिट करूंगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे पोस्टिंग होगी टू प्रशांत कैपिटल अकाउंट, टू प्रशांत कैपिटल अकाउंट 40,000, और यहां पे लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे मिसेस प्रशांत लोन, प्रशांत लोन, ठीक है, ये हमने लिख दिया ब्रैकेट में। अब भाई आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और क्या चीजें। यहाँ पे डेटर रियलाइज्ड 24,000, तो भाई यहाँ पे एंट्री आपको पता ही है, एसेट रियलाइज होने की एंट्री बाय कैश अकाउंट कर देंगे, कैश अकाउंट, क्योंकि बैंक अकाउंट तो है ही नहीं ना, तो बाय कैश अकाउंट। तो ये एंट्री तो आपको अच्छे से याद हो गई होगी कि भाई एसेट को रियलाइज कैसे करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, डेटर्स से हमें 24,000 मिल गए। आगे उसने बोला है कि भाई राजेश टुक ऑल द इन्वेस्टमेंट फॉर 27,000, राजेश जो है वो सारी इन्वेस्टमेंट ले जाएगा कितने में? 27,000 से। अब वो इन्वेस्टमेंट ले जाएगा तो हम उसको अपना क्या बना लेंगे? डेटर बना लेंगे, क्योंकि हमने उससे पैसे लेने हैं, वो हमारा एसेट लेके जा रहा है भाई, उसको अपना क्या बना लेंगे? डेटर बना लेंगे। तो इसका मतलब राजेश का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, राजेश कैपिटल अकाउंट डेबिट। और टू क्या करेंगे? टू इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट को तो ऑलरेडी रियलाइजेशन में भेज दिया, तो रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहे तो क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग होगी बाय राजेश कैपिटल अकाउंट, बाय राजेश कैपिटल अकाउंट। यहां पे मैं कहां पे लिखूंगा? और भी कितने एसेट्स हैं रियलाइज करने वाले, काफी सारे हैं अभी तो थोड़ा स्पेस छोड़ देता हूं मैं, मुझे ये सब नीचे लेके जाना पड़ेगा। थोड़ा सा एक काम करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को उठा के थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ठीक है, अब ठीक है। और ऐसे ही ये लोन अकाउंट को भी थोड़ा सा जो है नीचे खिसका देते हैं, अब सही है, ठीक है, इतना स्पेस बहुत है। चलो जी, तो देखो भाई, अब उसने बोला हुआ था कि एंट्री क्या करनी है? राजेश का कैपिटल अकाउंट, यहां पे मुझे बाय राजेश, राजेश कैपिटल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट ले गया ना वो, इन्वेस्टमेंट लेके जाने की एंट्री कितने रुपए में लेके गया भाई इन्वेस्टमेंट? ये ले गया है 27,000 में, तो यहां पे आ गया 27,000। आगे देखो भाई, आगे यहाँ पे बोला है कि बिल्डिंग से रियलाइज हुआ 1,52,000, तो भाई यहाँ पे कैश अकाउंट तो लिखा ही है, यहाँ पे लिख देते हैं बिल्डिंग 1,52,000। देन आगे हमें बोला गया कि क्रेडिटर्स वर पेड, क्रेडिटर्स वर पेबल आफ्टर 2 मंथ्स, क्रेडिटर्स को हमने 2 महीने बाद पैसे देने थे, 2 महीने बाद बनते थे हमारे पैसे, ठीक है, लेकिन आगे लिखा है दे वर पेड इमीडिएटली, और हमने अभी पैसे दे दिए एट 10% डिस्काउंट, 10% का हमें डिस्काउंट मिला। एक बात ध्यान में रखना, क्या यहाँ पे 10% पर एनम लिखा है? क्या 10% पर एनम ये शब्द लिखे? पर एनम तो नहीं लिखा, तो ये 10% का डिस्काउंट हमें पूरा मिला है, इसका मतलब, ठीक है, वो मंथ्स के हिसाब से कैलकुलेशन नहीं करनी। तो इसका मतलब क्या है? देखो क्रेडिटर्स कितने थे हमारे, ध्यान से देखना, क्रेडिटर्स कितने थे? 80,000 के क्रेडिटर्स थे, 80,000 के। वो कह रहा है ये हमने ना 2 महीने बाद पे करने थे, हमने अभी ही पे कर दिए, तो हमें 10% का डिस्काउंट मिल गया,
मतलब हमें 8,000 का डिस्काउंट मिल गया, हमने 72,000 पे किए। वो जो उसने लिखा था 10% वो पर एनम नहीं लिखा था, इसीलिए ऐसा हुआ। अगर पर एनम लिखा होता तो मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, शायद लास्ट क्लास में था, तो फिर उस हिसाब से हम उस चीज को करते हैं, ठीक है। वो 2/2 करके जो मैंने आपको जैसे करवाया था, ठीक है, तो वो वाला तरीका वहां पे लगता, बट यहाँ पे पर एनम शब्द नहीं लिखा था। तो 72,000 रुपए हम क्रेडिटर्स को पे करेंगे। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को पे करूंगा तो लाइबिलिटी का अकाउंट डेबिट, बट यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। लाइबिलिटी क्योंकि मैं ऑलरेडी क्रॉस ट्रांसफर कर चुका हूं, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, तो यहां पे आ जाएगा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स 72,000 पे किए तो 72,000 आ गए, जो भी मतलब पेबल वैल्यू होती है जितने में हम पे कर रहे हैं, मतलब वो वैल्यू आती है। वो कह रहे बी आर वर सेटल्ड एट अ लॉस ऑफ 1400, वो कह रहे बिल को भी बेच दिया हमने, बिल्स रिसीवेबल भी बेच दिया हमने, कितने में? 1400 के नुकसान में। बिल से कितना पैसा लेना था हमने? 37,400। 1400 का नुकसान हुआ तो मतलब 36,000 मिल गए, तो यहां लिखते हैं बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल 36,000 मिल गए, 1400 का नुकसान हुआ, 36,000 मिल गए। तो जो रियलाइजेबल वैल्यू है उस पर एंट्री कर दी। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। प्रॉफिट या लॉस के बारे में तो सोचना ही नहीं होता, मैंने पहले समझा रखा है, वो ऑलरेडी आपकी बैलेंसिंग फिगर निकल जाती है। आगे वो कह रहे हैं रियलाइजेशन के खर्चे हो गए 2500 के, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। हालांकि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के रिस्पेक्ट में भी मैं आपको काफी सारे केसेस करवाऊंगा, 1-2 क्लासेस लगेंगी, शायद हो सकता है नेक्स्ट क्लास में ही करवा दूं, ठीक है, अभी देखा जाएगा वो। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2500 ये भी आ गए। अब सारी एडजस्टमेंट्स हो गई हैं, सारी मैंने जो है एंट्रीज भी डाल दी है। क्या कोई ऐसी लाइबिलिटी है जो कि मुझे पे करनी है और मैंने नहीं की? तो भाई प्रशांत का लोन जो था वो तो प्रशांत ने पे कर दिया, तो उसको हमने प्रशांत को अपना क्रेडिटर बना लिया, और क्रेडिटर्स को भी हमने पे कर दिया 10% के डिस्काउंट पे, तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी कोई ऐसी लाइबिलिटी है ही नहीं जिसको हमें पे करना होता है। ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो एसेट से रिलेटेड प्रोविजन या रिजर्व्स थे, तो उनको हमने यहाँ पे पोस्ट किया था। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि एसेट से रिलेटेड प्रोविजन या रिजर्व्स को भी हमें क्रॉस ट्रांसफर करना होता है। तो बाकी मतलब कोई भी लाइबिलिटी बची नहीं है। तो क्वेश्चन इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो था वो कंप्लीट हो गया। अब हमें क्लोजिंग करनी है बस, ठीक है। तो क्लोजिंग करते हैं। सबसे पहले मैं कैश अकाउंट के टोटल्स कर लेता हूँ यहाँ पे। तो भाई क्वेश्चंस आपके आसान आसान हैं, क्वेश्चंस में आपको दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगी, बट फिर भी अभी स्टार्टिंग में मैं ही ज़्यादा क्वेश्चंस आपको करवा के दे रहा हूँ, और होमवर्क भी मैं आपको सिर्फ इतना दे रहा हूँ कि आपको इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा अच्छे से रिपीट करना है। अगर ज़्यादा बार कर सकते हो तो ज़्यादा बार करो। बच्चे पक जाते हैं एक बार एक क्वेश्चन करने पे, ठीक है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ बहुत बेकार होती है, ठीक है। बल्कि कम क्वेश्चंस ज़्यादा बार करने से ज़्यादा बेनिफिट होता है, रेदर देन ज़्यादा क्वेश्चंस हम करें ज़्यादा बार, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा बार कर ही नहीं पाएंगे पहली बात तो, ठीक है। तो कम क्वेश्चंस को ज़्यादा बार करोगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा, रेदर देन कि आप उतना ज़्यादा टाइम ज़्यादा क्वेश्चन करने में, न्यू क्वेश्चंस करने में लगा रहे हो, तो वो चीज़ आपके माइंड में बैठेगी नहीं ना उस अच्छे तरीके से। कम क्वेश्चंस को ज़्यादा बार किया होगा तो वो रिपीटेशन आपने ज़्यादा बार किया होगा तो वो माइंड में बैठ जाती है आपकी चीज़, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं भाई। ज़्यादा टोटल किस तरफ का आने वाला है मुझे अंदाज़ा तो नहीं लग रहा है, तो हम यहाँ पे टोटल कर लेते हैं दोनों तरफ का। सबसे पहले मैं क्रेडिट साइड का टोटल करता हूँ, ठीक है। तो क्रेडिट साइड का बैलेंसेस देख लेते हैं। 8,000 प्लस 4,000 प्लस 80,000 भी है, और प्लस है 40,000, फिर है प्लस 2,12,000, फिर है प्लस 27,000, तो 3,71,000 का ये टोटल आ रहा है। अभी पहले इधर का भी टोटल कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद देखेंगे। 1,20,000 प्लस है 30,600 प्लस 34,000 प्लस है यहाँ पे 37,400 प्लस है 4,000, फिर है 40,000, फिर है 74,500, तो ये वाला टोटल आ रहा है 3,40,500, तो कम आ रहा है, ठीक है। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, तो क्रेडिट बैलेंस बचेगा यहाँ पे कितने का बचेगा भाई? 3,40,500 था ना वो, तो 3,71,000 माइनस 3,40,500, तो 30,500। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ दोबारा से, ठीक है। 3,71,000 में से माइनस करते हैं, कितना अमाउंट था? 1,20,000 माइनस 30,600 माइनस 34,000 माइनस 37,400 माइनस 44 कर देते हैं सीधा, और माइनस 74,500। तो ठीक है भाई, 30,500 का क्रेडिट बैलेंस बच रहा है, तो पार्टनर्स में बांट देते हैं, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। और पार्टनर्स के नाम क्या क्या थे यार, पार्टनर्स के नाम मैं भूल जाता हूँ, प्रशांत और राजेश। तो यहाँ लिखते हैं प्रशांत, राजेश। और इनका कितना कितना अमाउंट आएगा यहाँ पे भाई। रेशो क्या थी, रेशो थी इनकी 3:2 की रेशो थी ना, तो 30,500 को 3:2 में बांटते हैं, इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 अगर किया जाएगा तो 18,300 आएगा, 18,300। और बाकी कितना बच जाएगा, 12,200, ठीक है। तो ये मैं यहीं पे लिख देता हूँ 30,500, ऐसे करके 30,500, ठीक है। तो ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट रेडी हो गया। अब क्या करना है भाई, पहले तो ना एक काम करते हैं, लोन अकाउंट को खत्म कर देते हैं, लोन को पे कर देते हैं, राजेश के लोन को। तो 24,000 यहाँ आ गया, 24,000 यहाँ आ गया। अब मैं पेमेंट करूंगा तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, लाइबिलिटी घटेगी तो राजेश लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो पोस्टिंग करोगे तो यहाँ पे टू कैश अकाउंट आएगा। अदरवाइज बच्चे क्या करते हैं, बैलेंसिंग फिगर भी निकाल लेते हैं तो भी यही आता है, टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो ये 24,000 ये भी पे कर दिया, ये भी काम हो गया। अब इतना करने के बाद एक बार रुक जाओ और जो जो एंट्रीज कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड और कैश अकाउंट से रिलेटेड थी उनको पहले क्रॉस ट्रांसफर कर दो, ठीक है, और बाकी बाद में काम होता रहेगा। तो देखो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर एक तो ये एंट्री है प्रशांत कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड, एक ये एंट्री है हमारी कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड, एक हमारी ये एंट्री है कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड, और तो कोई हमारी एंट्री नहीं है, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड यही एंट्रीज है। सबसे पहले मैं डेबिट साइड वाली एंट्रीज को क्रॉस ट्रांसफर करता हूँ। प्रशांत में यहाँ पे 40,000 है और यहाँ पे 18,300 है, तो टोटल 58,300 एक ही बार में डाल दूंगा, ठीक है मैं। तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट कहाँ चला गया भाई, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे तो टोटल आ गया 58,300 और राजेश में कितना बचेगा 12,200, जो उसका प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन था 12,200, ठीक है। और ये राजेश वाली एंट्री भी पोस्ट करते हैं, राजेश का कैपिटल अकाउंट क्रॉस ट्रांसफर करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 27,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 27,000, ठीक है, ये भी हो गया। तो कैपिटल अकाउंट में तो जो जो एंट्रीज क्रॉस ट्रांसफर होनी चाहिए थी वो की जा चुकी हैं, और तो कोई एंट्री यहाँ पे नहीं थी। तो अब कैश अकाउंट में क्या क्या एंट्रीज जानी चाहिए, तो एक तो ये 74,500 और एक ये 2,12,000। तो करते हैं भाई यहाँ पे 74,500 रियलाइजेशन अकाउंट, और यहाँ पे टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,12,000। तो रियलाइजेशन अकाउंट में से जो जो एंट्रीज जो हैं 2,12,000 था ना, ये जो जो एंट्रीज कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट में जानी चाहिए थी वो डाल दिए। सेम काम मैं लोन अकाउंट के साथ भी करता हूँ। ये वाली जो एंट्री है कैश अकाउंट के नाम से यहाँ पे की है, तो इसको भी क्रॉस ट्रांसफर करते हैं बाय राजेश कैपिटल अकाउंट, बाय राजेश लोन अकाउंट, सॉरी लोन अकाउंट से ट्रांसफर कर रहे हैं ना, तो लोन अकाउंट का नाम आएगा, कितना था ये अमाउंट 24,000। चलो जी ये भी हो गया। अब कुछ भी नहीं बचा, अब सीधा सीधा सिर्फ कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है। तो भाई करते हैं कैपिटल अकाउंट को क्लोज और अपना आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो चलो जी यहाँ पे 42,000 प्लस 58,300 ये हो गया 1,03,000, और इसमें से अगर मैं माइनस करूं 4,800 तो ये हो गया 95,500। ये हो गया टू कैश अकाउंट, पेमेंट कर देंगे भाई, क्रेडिट बैलेंस है, पार्टनर को पैसे देने हैं। और ऐसे ही वहां पे भी निकाल लेते हैं भाई, यहाँ पे 42,000 प्लस 12,200 तो 54,200 में से लेस करते हैं 3,200 और लेस करते हैं 27,000, तो ये आ गया 24,000। तो ये भी क्रॉस ट्रांसफर करते हैं कैश अकाउंट में बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर हमारा बैलेंस मैच कर गया तो आंसर ठीक होगा, अदरवाइज गलत होगा। तो भाई ठीक ही होगा, ठीक है, देखते हैं एक बार। प्रशांत और राजेश 95,500 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे 24,000, ठीक है। टोटल करते हैं 95,500 और 24,000 हो गया हमारा 1,19,500। दोनों साइड का मैच कर जाता है अगर हमारा बैलेंस, तो यहाँ का तो 1,18,000 है, सामने वाली साइड का भी निकालते हैं 1,18,000,
एक मिनट रुकना, ये 1,12,000 ही था क्या जो मैंने रियलाइजेशन अकाउंट किया? 2,12,000 था ना ये तो, ठीक है, ये 2,12,000 था, तो ये भी मेरा चेंज हो जाएगा 2,18,000। और सामने वाली साइड का भी एक बार निकालते हैं, 74,500 प्लस 24,000 और प्लस 1,19,500, तो ये भी 2,18,000 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब भाई ये वाला भी अपना क्वेश्चन हो चुका है, यहाँ पे भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आई होगी, इजी ही था क्वेश्चन। अच्छा हाँ, एक गलती कर दी भाई, रुक जाना, एक गलती कर दी। क्या गलती कर दी? ये वाली बात तो भूल ही गए, प्रशांत का जो ये 1,000 रुपया देना था उसको कमीशन का, ये तो डाला ही नहीं कहीं पे। कहाँ पे डालना था? ये इसकी एंट्री भी करनी थी हमको। प्रशांत को 1,000 देने थे तो प्रशांत को हम अपना क्या बना लेंगे? क्रेडिटर बना लेंगे। प्रशांत को पैसे देने हैं हमने और हमारा नुकसान हो रहा है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रशांत कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रशांत कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे मैं बीच में एंट्री घुसाता हूँ, रुको थोड़ा चेंज कर रहा हूँ मैं, तो देखना भाई ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा टू प्रशांत कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखना है यहाँ पे कमीशन, ये कमीशन के पैसे हैं 1,000 रुपये, और उसकी वजह से ये 1,000 हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो 30,500 था ना, तो 1,000 घटा दो, अभी हो जाएगा 29,500। तो जो भी चेंजेस है मैं फटाफट कर देता हूँ। ये कितना हो गया? 29,500। अब 29,500 को जब मैं बांटूंगा इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, तो 17,700, 17,700, और बाकी हमारा बचता है 29,500 में से, ये हो गया भाई 11,800। तो अब जब मैं ये क्रॉस ट्रांसफर करूंगा तो 17,700 ये हो गया प्रशांत के कैपिटल अकाउंट में, 17,700 1000 और 40,000, ठीक है, 40,000 ये वाला 1,000 और ये वाला 17,700, ठीक है। तो प्रशांत के कैपिटल अकाउंट में टोटल कितना होगा देखते हैं भाई, 41,000 और 17,700, तो ये 58,700 होगा। 58, अब ये 700 हो जाएगा, ठीक है, 300 लिखा हुआ है तो 700 कर देते हैं। और मैं यहाँ का टोटल भी अभी चेंज करूंगा, उससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। और राजेश का तो 11,800 होना चाहिए था, सॉरी, ये 11,800 हो जाएगा, ठीक है। तो एक छोटी सी गलती की वजह से इतना सब कुछ पंगा हो सकता है भाई, ध्यान रख लेना यहाँ पे गलती ना हो। तो जैसे कि मैंने गलती की है यहाँ पे छोटी सी, तो आपसे भी हो सकती है, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, कुछ भूल ना जाओ, ठीक है, कुछ भूल ना जाओ। तो ये भूलने वाली चीज थी, इसको भूला जा सकता था। तो अब बस इसका बैलेंस चेंज हो जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये टोटल चेंज हो जाएगा। तो टोटल चेंज करते हैं और बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं और काम खत्म। और बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे भी चेंज हो जाएगी, टोटल हमारा मैच करेगा दोनों साइड का, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अभी करके दिखाता हूँ मैं। तो ये हो गया 42,000 प्लस 58,700, तो ये टोटल अपना हो गया 1,07,000। 1,07,000 में से माइनस करेंगे 4,800, तो ये होगा 95,900। यहाँ पे भी कितना चला जाएगा? 95,900। ऐसे ही 42,000 और प्लस 11,800 कर दूंगा तो ये होगा 53,800। 53,800 में से माइनस करते हैं 27,000 और उसमें से माइनस करते हैं 3,200, तो अपने पास बचता है 23,600। तो यहाँ पे 23,600। अब 23,600 प्लस 95,900 को टोटल करूं तो 1,19,500 ही आएगा। और अगर मैं दोबारा से टोटलिंग करके बता दूं 24,000 और 34,500, तो 1,18,000 ही आ रहा है, ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। बस वो 1,000 की एंट्री की गड़बड़ कर दी थी हमने, ठीक है, 1,000 की जो एंट्री थी ना उसकी गड़बड़ कर दी थी, उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन जो था वो भी मतलब चेंज हो गया था, ठीक है। तो वहाँ पे कैपिटल अकाउंट में भी चेंजेस आए थोड़े बहुत, ठीक है। हालांकि दोनों ही केसेस में बैंक अकाउंट तो मैच कर ही जाएगा ना आपका, तो आपको समझ में आया होगा। गलती करके समझ में आता है ना कि देखो ऐसा भी हो सकता था, और हम ये ऐसा सोचते कि हमारा तो बैंक अकाउंट कैश अकाउंट मैच कर गया तो आंसर ठीक है, हम ऐसा सोच लेते और हम खुश हो जाते और पेपर से बाहर निकल के पता चलता किसी दोस्त से पूछ के कि भाई वहाँ पे तो हमने गलती कर दी, ठीक है। तो इसका मतलब सारी चीज़ों को कंसिडर जरूर करना भाई, मतलब रीचेक भी करना। देखो मैंने रीचेक किया था तो मुझे पता चल गया कि भाई यहाँ पे गलती की है मैंने, अब रीचेक नहीं करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा गलती हुई है कि नहीं हुई, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब भाई आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा 20वां क्वेश्चन, 20वां इलस्ट्रेशन हमें करना है और क्लास आपकी हो चुकी है 1 घंटे 19 मिनट की, ठीक है। और अब करेंगे भाई अपना 20th इलस्ट्रेशन और ये आज का लास्ट इलस्ट्रेशन होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, ठीक है।
टाइम कंज्यूमिंग तो ज़रूर होगा, बट बातें बहुत सारी हैं इसमें, ठीक है, समझने वाली बातें बहुत सारी, तो ध्यान देना। यहाँ पे हमें कहा गया है कि यह एक काम करूँ मैं, इसको नेक्स्ट क्लास में कराऊँ, खिचड़ी पक जाएगी, ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है, ये इलिस्ट्रेशन थोड़ा बड़ा है, इसमें ना चीज़ें थोड़ी ज़्यादा हैं, न्यू चीज़ें थोड़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस इलिस्ट्रेशन को नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ, ठीक है। वैसे न्यू चीज़ें कुछ ज़्यादा भी नहीं है, ज़्यादा तो नहीं है, ज़्यादा तो नहीं है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं। होमवर्क दूँ, होमवर्क दूँ क्या? यहाँ पे शायद बच्चों को इस चीज़ में डाउट होगा, ये कंटीजेंट लाइबिलिटी क्या होता है। कंटीजेंट लाइबिलिटी मतलब जो अगर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है, जिसको हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, सिंपल सी बात है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। वो कह रहे डिस्चार्ज कर दी, मतलब पे कर दी, 1000 रुपये की अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पे कर दी, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ खास नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे बोला है कि हाफ ऑफ द क्रेडिटर्स एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू, मतलब थोड़ा थोड़ा शब्दों का खेल है, ठीक है। हमने लाइबिलिटी के बदले में एसेट दे दिया और वहाँ पे कुछ अमाउंट की भी बात चल रही है, 10% लेस वेस की बात चल रही है, तो ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि मतलब कैसे करना है, ठीक है। आगे फिर वो बोल रहे हैं और 5000 रुपये कैश भी दिया हमने फुल सेटिस्फेक्शन में, ठीक है, आधे क्रेडिटर्स को, और बाकी जो आधे बच गए उनके बारे में आगे बात की है, रिमेनिंग क्रेडिटर्स को हमने जो है 10% डिस्काउंट पे पेमेंट की है। तो इन दोनों पॉइंट को जोड़ के आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास में ये होमवर्क देता हूं मैं, बट कराऊंगा इसको मैं नेक्स्ट क्लास में खुद, ठीक है। होमवर्क इसलिए दे रहा हूं ताकि एक बार आप भी करके देखें आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा। कराऊंगा ये मैं ही, कराऊंगा ये मैं ही, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ ना क्योंकि बच्चे क्या करेंगे ना, 2-2 घंटे की क्लास होगी ना, पक जाएंगे, ठीक है, फालतू में। मतलब हर क्लास 2-2 घंटे की होगी तो ऐसा सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा वेरिएशन चलता रहना चाहिए, कभी थोड़ा कम पढ़ लिया, कभी थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिया, तो वो सही रहता है, ठीक है। तो ये वाला इलिस्ट्रेशन मैं आपको जो है नेक्स्ट क्लास में इलिस्ट्रेशन 20 जो है मैं 20 से ही स्टार्टिंग करूंगा। और बाकी आज जो मैंने क्वेश्चंस आपको 2 इलिस्ट्रेशन जो कराए वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, उनको एक बार आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। अब हमारे कौन कौन से इलिस्ट्रेशन हो गए हैं, 1 2 3 10 14 15 16 17 18 और 19 भी हो गया, ठीक है। ये सारे हो गए हमारे, ठीक है। तो इनको आप एक बार अच्छे से रिवाइज करना, ये जितने भी इलिस्ट्रेशंस मैंने आपको करा दिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में आपको इलिस्ट्रेशन 20 मिलेगा और बहुत सारी न्यू बातें मिलेंगी, ठीक है। मतलब नेक्स्ट क्लास थोड़ी सी बढ़िया होने वाली है, तो इतना अच्छे से रिवाइज करके रखो। नई नई बातें नेक्स्ट क्लास में हम और पढ़ेंगे, ठीक है। और ख़त्म करते हैं भाई आज की क्लास, यहीं पे समाप्त कर देते हैं। बंद तो हो जाए लेकिन पहले कैसे होगा, हो गया।